The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। एक वक्त था जब हमारे यहाँ सरकार बंद दरवाजों के पीछे से चलती थी। अंदर क्या चल रहा है जानने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि एक बला थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नाम की, जो कहती थी कि सरकार से कुछ पूछो नहीं, सब कुछ गोपनीय है। यह भी कि पंचायत दिहाड़ी को रजिस्टर में चढ़ा रही है कि नहीं। लेकिन एक लंबे आंदोलन के बाद आया सूचना का अधिकार, जिसके बाद बंद दरवाजा खुल गया। लेकिन अब इस दरवाजे के सबसे बड़े दरबान ने कह दिया, अंदर क्या खेल चल रहा है पूछो मत, सब कुछ गोपनीय है। यह भी कि कौन सी राजनीतिक पार्टी को कहां से चंदा मिला और कैसे। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि यह बात सार्वजनिक नहीं की जाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने कौन सी पार्टी को कितना चंदा दिया। सुनने में लगता है कि अखबार के अंदर के किसी पन्ने वाली एक खबर है, लेकिन आज बड़ी खबर में लल्लन टॉप आपको यही बताएगा कि क्यों इससे भारत के लोकतंत्र और उसमें आपकी हिस्सेदारी खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के नतीजों पर भी बात होगी। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज रिजल्ट सुनिए, कल विश्लेषण। इसके अलावा किसान आंदोलन के बारे में आज आपको जो नई सूचनाएं आई हैं वो भी देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए दिन का ये वीडियो। दुर्भाग्य से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, देश के जो पहले शिक्षा मंत्री 47 से 58 तक रहे, अबुल कलाम आजाद, इन लोगों के हृदय में भारत और भारतीयता के प्रति कोई स्थान नहीं था। महाराणा प्रताप को, शिवाजी के शौर्य को, जब तक भारत का लोग, जब तक भारत के बालकों के मन में अपने नायकों के प्रति भाव नहीं आएगा, वही औरंगजेब के बारे में जिस औरंगजेब ने अभी गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं। कश्मीरी पंडितों ने जब आग्रह किया गुरु तेग बहादुर से कि आइए हमारी रक्षा करिए, जबरिया इस्लाम कबूल करने के लिए औरंगजेब की सेना हमारे ऊपर दबाव बना रही है। गुरु तेग बहादुर गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया औरंगजेब की सेना ने, और किस प्रकार से गुरु तेग बहादुर के सर को कलम कर दिया गया। उस बात को, उन चीजों को इतिहास से हटा दिया गया। वीडियो में उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल दिख रहे हैं। आनंद स्वरूप शुक्ल जो बातें बोल रहे हैं वो आपने कई बार व्हाट्सएप पर पढ़ी होंगी, जिनका कोई प्रमाण नहीं होता, बिना सिर पैर की बातें। आनंद स्वरूप जिन अबुल कलाम आजाद को कोस रहे हैं, उन्हीं अबुल कलाम आजाद की शुरू हुई संस्थाएं आज भी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रही हैं। 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक देश के शिक्षा मंत्री रहे, यानी देश के पहले शिक्षा मंत्री। आज का यूजीसी, एआईसीटीई, खड़गपुर, आईआईटी और बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज उन्हीं के समय की देन है। जब तक शिक्षा मंत्री रहे, व्यवस्था सुधारने में लगे रहे। मदरसा व्यवस्था के बारे में कड़ा रुख रखते थे, कहते थे ये व्यवस्था वक्त से पीछे चल रही है। विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ाई लड़ी। जब दंगों में देश सुलग रहा था, तब वो घूम घूम कर शांति की बात कर रहे थे। 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका जन्मदिन यानी कि 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अबुल कलाम आजाद की मौत के 62 साल बाद आनंद स्वरूप शुक्ल बता रहे हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारतीयता में विश्वास नहीं था। ये उनके राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से तो फिट हो सकता है, लेकिन इस देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ने वालों, इस देश को बनाने वाले नेताओं पर, इस देश की आजादी के सेनानियों पर इस तरह की टिप्पणी जायज नहीं है। आप पॉलिटिकल फिगर्स की पॉलिटिक्स पर डिबेट करिए, लेकिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट यूं बांटना कितना दुरुस्त है, आप पूछिएगा अपने आप से, अपने हुक्मरानों से। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। यूपी के प्रयागराज में यूरिया बनाने वाली कंपनी इफ्को की एक फैक्ट्री है। कल यानी 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात जब लोग सो रहे थे, तभी प्लांट की एक यूनिट से खतरनाक गैस का रिसाव शुरू हुआ। इसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई। अब तक 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है, इलाज चल रहा है। प्रयागराज के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि 23 दिसंबर की सुबह तक गैस की लीकेज पर काबू पा लिया गया। प्लांट की इस यूनिट को भी बंद कर दिया गया है। लीक हुई गैस अमोनिया बताई जा रही है। इस हादसे में असिस्टेंट मैनेजर बीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर अभिनंदन की मौत हुई। हादसे के वक्त प्लांट में 100 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे। हादसे के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। हम जानते हैं कि इसी साल 7 मई को विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री से हुए स्टायरीन गैस रिसाव में भी 11 लोगों की मौत हो गई थी। और भोपाल गैस हादसे के बाद ऐसे किसी भी
दुर्घटना को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण खबर है। अगली सुर्खी कैबिनेट की मीटिंग से। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज बताया कि कैबिनेट ने 23 दिसंबर को डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बनी गाइडलाइंस में संशोधन को मंजूरी दे दी। इन संशोधनों के बाद अब 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि डीटीएच क्षेत्र को 100% एफडीआई में लाया गया है। पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी, लेकिन आईएनबी मंत्रालय की गाइडलाइंस के चलते ये पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा था। अब इसे लागू करने का रास्ता कैबिनेट ने साफ कर दिया। अब 20 साल का लाइसेंस मिलेगा और फिर रिन्यूअल हर 10 साल में होगा। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बनी। सरकार अपने इरादे पर अडिग है तो किसान तीनों नए कानून वापस लेने की मांग पर अडिग। सरकार ने एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा, जिस पर विचार करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर आज 40 किसान संगठनों ने बैठक की। बैठक में फैसला लिया जाएगा कि सरकार से बात करनी है या नहीं। अगर करनी है तो सरकार के सामने क्या प्रपोजल रखा जाए, और नहीं करनी तो आगे की रणनीति क्या हो। इस बैठक से पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार अपने रुख पर अड़ी है, हम भी अड़े हैं। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति को भी स्वीकार नहीं करते अगर वह बनाई जाती है। अगर सरकार बात करना चाहती है कि कानूनों को निरस्त क्यों नहीं करती। बैठक के बाद किसान नेता किस नतीजे पर पहुंचे, सुनिए। 5 दिसंबर 2020 को सरकार के संशोधन के मौखिक प्रस्ताव को खारिज करने के बाद हमें बताया गया था कि सरकार के साथ ऊपर चर्चा के बाद ठोस प्रस्तावों को हमारे साथ साझा किया जाएगा। हमें आज तक इस तरह के कोई नए ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। आप जानते हैं कि आपने 9 दिसंबर 2020 को जो लिखित प्रस्ताव भेजे थे, वो 5 दिसंबर की वार्ता में दिए गए उन्हीं मौखिक प्रस्तावों का दोहराव भर हैं, जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि आपके प्रस्ताव में अनिवार्य वस्तु संशोधन कानून का जिक्र तक भी नहीं है। हम फिर साफ कर दें कि हम इन तीनों कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ये तो 3 उसके बारे में है। इन तीनों कानूनों के अलावा आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप वर्तमान, ये सरकार की भाषा है, वर्तमान खरीद प्रणाली से संबंधित लिखित आश्वासन का प्रस्ताव रख रहे हैं, जबकि किसान संगठन राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसको स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि C2 प्लस 50% पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। जब आप ऐसे कानून का ड्राफ्ट भेजेंगे तो हम बिना विलंब के उसका विस्तृत जवाब जरूर देंगे। 5, इसी तरह विद्युत अधिनियम में बिजली वाला जो कानून है का ड्राफ्ट है, उस पर आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है और बिजली बिल भुगतान तक सीमित है। जब तक आप इस ड्राफ्ट में क्रॉस सब्सिडी को बंद करने के प्रावधान के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते, तब तक इसका जवाब देना निरर्थक है। वायु गुणवत्ता अधिनियम पर उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन इतना खोखला है कि उसका जवाब देना हास्यास्पद होगा। कुछ है ही नहीं उसमें। लास्ट पॉइंट, और ये सबसे ऑपरेटिव पॉइंट है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें, ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। तो बैठक के बाद किसान संगठनों ने बातचीत के प्रस्ताव पर सहमति जता दी। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर डटे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार चाहती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। टिकैत बोले कि आज एक महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती है। इसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध बातचीत से सुलझेगा। अगर सरकार चाहती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम कानून में संशोधन नहीं, वापसी चाहते हैं। ब्रिटिश पीएम को चिट्ठी लिखना हमारा एजेंडा नहीं है और ना ही हम चाहते हैं कि वह किसानों का मसला सुलझने तक भारत ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनेसमैन से कह रहे हैं कि कृषि कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो किसानों के बीच
नहीं आ रहे। आपने जिक्र सुना, आज किसान दिवस है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगी भी सामने आए। किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने फिर से दोहराया कि हम खुले मन से बातचीत के लिए तैयार हैं। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। 25 दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में 2500 किसान चौपालों को संबोधित करेंगे, यानी ये आपस में जुड़ी हुई सुर्खियां हैं। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी लेकर भी घर घर जाएंगे। कृषि कानून, आंदोलन और राजनीति से इतर एक खबर और है, और वो भी किसानी से जुड़ी है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में संतरे की खेती करने वाले किसान अशोक भूयार ने राज्य सरकार में मंत्री बच्चू कडू को एक चिट्ठी लिखी थी। बच्चू महाराष्ट्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हैं, इलाके में किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बीते दिनों किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए वो दिल्ली भी गए थे। अशोक ने चिट्ठी में लिखा कि संतरे की बोली लगाने वाले व्यापारी ने ऐन वक्त पर माल लेने से इनकार कर दिया। जब वजह पूछी तो शराब पिलाकर पिटाई की। परिवार का आरोप है कि जब मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो थानेदार ने भी पीटा। इसके बाद किसान ने आत्महत्या कर ली। बड़े भाई की मौत के बाद छोटे भाई को भी दिल का दौरा पड़ा और उसकी भी मौत हो गई। ये घटना एक बार फिर से राजनीतिक दलों के कृषि आंदोलन के समर्थन को वहां फीका कर देती हैं, जहां उनकी नाक के ठीक नीचे किसानों से अन्याय होता है। याद करिए, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है। अब इन पार्टियों के नेताओं के कृषि आंदोलन पर बयान भी याद करिए। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां हुए जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव में अवाम ने कई मिथक तोड़े। पहले सीटों का हिसाब लीजिए, फिर आंकड़ों को समझते हैं। कुल सीटें 280, गुपकार गठबंधन ने जीती 110, बीजेपी ने 74, कांग्रेस ने 26 और निर्दलीय 49। अब इन नतीजों को जम्मू और कश्मीर संभाग के बीच बांटकर समझते हैं। जम्मू डिवीजन यह बीजेपी का मजबूत दुर्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी हिंदू और सिख समुदाय की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू क्षेत्र की दोनों सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। राज्य की कुल 280 जिला विकास परिषद की सीटों में से जम्मू में 140 सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी सिर्फ 71 सीटें जीत सकी। गुपकार गठबंधन को यहां 30 के करीब सीटें मिली। करीब इसलिए क्योंकि कुछ सीटों पर रिजल्ट आना अभी भी बाकी है। बीजेपी को 10 में से 6 जिलों सांबा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, रियासी और डोडा में बहुमत मिला। बाकी के 4 जिलों पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ और रामबन में किसी को भी बहुमत नहीं मिला। वहीं गुपकार गठबंधन कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू इलाके की भी कुछ सीटें कब्जाने में कामयाब रहा। कांग्रेस भी जम्मू क्षेत्र की 17 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2 सीटें पैंथर्स पार्टी को और 1 बसपा को मिली। जम्मू इलाके की सीटों पर गुपकार गठबंधन का ऐसे समय में जीतना जब राज्य से 370 को खत्म कर दिया गया हो, राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया हो, यह बीजेपी के लिए सियासी बढ़त के रुकने जैसा हो सकता है, क्योंकि डीडीसी चुनाव को भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी बताया जा रहा था। अब कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं। यहाँ के 10 में से 9 जिलों में गुपकार गठबंधन ने जीत दर्ज की। श्रीनगर में किसी को बहुमत नहीं मिला। कश्मीर घाटी मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां 140 डीडीसी की सीटें हैं, 140 जम्मू, 140 यहां। घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत गुपकार गठबंधन में शामिल पार्टियों को जबरदस्त जीत मिली। कश्मीर की इन 140 सीटों में से बीजेपी ने 53 पर चुनाव लड़ा, 3 पर जीती। इन 3 सीटों पर पार्टी की जीत को घाटी में पार्टी की एंट्री की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इससे कई पुराने समीकरण भी ध्वस्त हुए हों ऐसा नहीं है। 140 में से करीब 80 सीटों पर गुपकार गठबंधन को जीत मिली, यानी उनको भी बहुत स्वीपिंग विक्ट्री मिली हो ऐसा भी नहीं है। बीजेपी को 3, 80 उनको। अब इस 80 का आपको डिवीजन समझाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की 42 सीटें जीती और 26 पर पीडीपी को जीत मिली। इसके अलावा बाकी सहयोगी दलों को सीटें मिली। अब बात करते हैं परिणामों के निहितार्थ पर। बीजेपी के संदर्भ में 3 सीटें बीजेपी को घाटी के अलग अलग क्षेत्रों में मिली। 1 सीट उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में, 1 मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले में और 1 दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में, जो ये स्पष्ट करता है कि कश्मीर घाटी के सभी 3 क्षेत्रों में बीजेपी के कैंपेन ने कुछ ना कुछ नतीजा तो जना। कुल 74 सीटें जीतकर भाजपा पूरे जम्मू कश्मीर में पार्टी नंबर 1 के रूप में उभरी, लेकिन जम्मू की पार्टी का टैग छुड़ाने में पार्टी को अभी कुछ और वक्त लगेगा। अब गुपकार गठबंधन की बात करते हैं। तमाम दुश्वारियों के बीच गुपकार पार्टियों ने कश्मीर घाटी और जम्मू के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखी। गठबंधन जम्मू डिवीजन के भी कई मुस्लिम बहुल इलाकों में जीता। तो ये कहा जा सकता है कि तमाम पार्टियों का साथ चुनाव लड़ना इस तरीके से गठबंधन करके गुपकार के लिए काम कर गया। दूसरी बात यह कि बाकी देश में गुपकार को लेकर चाहे जो कहा जाए, कश्मीर घाटी में फिलहाल मुख्यधारा के राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो वहां के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? बीजेपी, कांग्रेस, गुपकार की पार्टियां, कोई जीते कोई हारे, लेकिन लोकतंत्र जीत रहा है।
डीडीसी के चुनाव ने यह साबित किया कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने में भले कुछ मुश्किलें आई हों, आगे भी आ सकती हों, लेकिन यह असंभव काम नहीं है। अगर डीडीसी चुनाव वाला माहौल बना रहा तो फिर जम्मू कश्मीर में ज्यादा बड़े चुनाव के बारे में सोचा जा सकता है। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला संघ शासित राज्य है, तो अगर चुनाव प्रक्रिया सुचारू होती है तो फिर यह पोस्ट 370 माहौल में जम्मू कश्मीर की कल्पना को पूरा करने की दिशा में एक कदम होगा। और इस बात का हिसाब अलग से होगा कि इस पूरी कवायद का एक आम नागरिक के जीवन में क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये सारी सियासत नागरिक की जिंदगी को बेहतर करने के लिए होती है। जम्मू कश्मीर के लोगों को इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये उम्मीद कि जिन आकांक्षाओं के साथ उन्होंने अपने प्रतिनिधि चुने हैं वो पूरी हों। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। हमें पता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पार्टियां इसके लिए क्या करती हैं? चंदा लेती हैं। एक चंदा तो होता है रसीद कट्टे वाला, लाइए 251 रुपए और लीजिए रसीद। यह था पुराना तरीका, लेकिन फिर केंद्र में मोदी सरकार ले आई इलेक्टोरल बॉन्ड्स और सब कुछ बदल गया। यह घोषणा साल 2017 में हुई और जनवरी 2018 में इसे नोटिफाई किया गया। सरकार इसे पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में सुधार बताती है और दावा करती है कि इससे भ्रष्टाचार से लड़ाई में मदद मिलेगी, लेकिन ये दोनों दावे बेहद विवादित रहे हैं। हमारे साथी निशांत ने यह जानकारी जुटाई कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनसे जुड़े विवाद क्या हैं। दी लल्लन टॉप ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे को समझने के लिए चुनाव आयोग में पदस्थ रहे वरिष्ठ नौकरशाहों से भी बात की। सारा निचोड़ आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र हम आज क्यों कर रहे हैं। साल 2005 में देश के नागरिकों को एक अहम अधिकार मिला था, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। इसे लागू कराने में केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी की बड़ी भूमिका है, लेकिन सूचना आयोग ने ही कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करना लोक हित में नहीं है और इससे आरटीआई एक्ट के प्रावधानों का ही उल्लंघन होगा। महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता विहार धुर्वे ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत चंदा देने वालों को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सूचना मांगी थी। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यही बैंक जारी करता है। विहार का कहना था कि एसबीआई को जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए यह बताना चाहिए कि पार्टियों को चंदा देने के लिए बॉन्ड खरीद कौन रहा है। इस अपील को खारिज करते हुए 21 दिसंबर को जारी एक आदेश में सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा ने कहा कि डोनर्स के निजता के अधिकार का उल्लंघन करना लोक हित में नहीं है। एसबीआई की तरफ से दिए गए तर्कों को बरकरार रखते हुए सीआईसी के आदेश में कहा गया कि ऐसे जानकारी देना आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1)(e) और J का उल्लंघन होगा, जो अथॉरिटी को छूट देता है कि वो तब तक जानकारी न दे जब तक उसे विश्वास न हो जाए कि ये जानकारी व्यापक लोकहित से जुड़ी है। आज भले सूचना आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की निजता का रक्षक बन रहा है, लेकिन यही सूचना आयोग है जिसने जनवरी 2020 में केंद्र सरकार से कहा था कि इस तरह चंदा देने वाले उन लोगों के नाम बताइए जो अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हैं क्या जिसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां चंदा लेने में करती हैं। सीधे समझिए कि ये किसी गिफ्ट वाउचर जैसे होते हैं जो बैंक नोट की तरह काम करते हैं। सरकार की तरफ से इन्हें 1000, 10,000, 10 लाख या 1 करोड़ रुपयों की वैल्यू के रूप में जारी किया जाता है। ये बॉन्ड कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट हाउस यानी कि कंपनी खरीद सकते हैं। जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी को 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा देना चाहते हैं, उनको भारतीय स्टेट बैंक की तय शाखाओं से ये बॉन्ड खरीदने होते हैं। इन बॉन्ड्स को खरीदकर अपनी पसंद वाली पार्टी को दिया जा सकता है और संबंधित पार्टी इन बॉन्ड्स को भुनाकर पैसा अपने खाते में जमा कर लेती है। बॉन्ड भुना रही पार्टी को यह नहीं बताना होता कि उसके पास ये बॉन्ड आया कहां से। अगर उनके पास बॉन्ड है तो उन्हें सीधे पैसे मिल जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए जारी किए जाते हैं, यानी विंडो खोली जाती है। लेकिन 2020 में कोरोना के चलते 2 ही बार विंडो खुली, जनवरी में और फिर अक्टूबर में। अब बात करते हैं कि सिस्टम में दिक्कत क्या है। जो टिप्पणीकार हैं, जो विश्लेषक हैं, उन्हें क्या समस्याएं लगती हैं। इस बॉन्ड पर किसी का नाम नहीं होता और पार्टियों को भी नहीं बताना होता कि उन्हें बॉन्ड मिला कहां से। इससे यह आशंका पैदा होती है कि ऐसे तो कोई भी पैसे से मजबूत शख्स चोरी छिपे राजनीतिक पार्टियों को अरबों खरबों रुपए देता रहे और जब इतना पैसा देगा तो अपना काम भी निकलवाएगा और पर्दे के पीछे चल रहे इस खेल को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। पारदर्शिता नहीं होगी और जहां पारदर्शिता नहीं वहां भ्रष्टाचार की आशंका। इन चिंताओं को सुप्रीम कोर्ट भी साझा करता है।
अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक बहस हुई थी, जिसके आपको कुछ ब्यौरे बता रहा हूं ताकि आपको बहस के और पक्ष समझ में आए। तब सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई 2019 तक सभी राजनीतिक दलों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा देने वालों का ब्यौरा देने को कहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ सीपीएम और चुनाव सुधार को लेकर काम करने वाले एक शानदार संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, इन्होंने याचिका दाखिल की थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने 11 अप्रैल 2019 को इस बात पर चिंता जताई थी कि चुनावी बॉन्ड आने वाले समय में काला धन का जरिया बन सकते हैं। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने केंद्र सरकार से तब पूछा था, क्या बैंकों को यह मालूम है कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले कौन लोग हैं? अगर खरीदार के बारे में जानकारी नहीं है तो चुनावी चंदे में काला धन रोकने की आपकी सारी कोशिशें बेकार साबित होंगी। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि बैंकों के पास हर ग्राहक का ब्यौरा उपलब्ध है। चुनावी बॉन्ड खरीदने से पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। इस पर जस्टिस खन्ना ने, जो उस बेंच में थे, ये सवाल पूछा था कि बॉन्ड के खरीदार की पहचान पता चलने से लेन देन के वैध होने की गारंटी नहीं मिलती। और इसके जवाब में के वेणुगोपाल ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड सिर्फ अपने अकाउंट से पैसे चुकाकर खरीदे जा सकते हैं और वहां से पैसे का ब्यौरा मिल सकता है। फिर जस्टिस खन्ना ने सवाल किया, ऐसे तो फर्जी कंपनियां भी बॉन्ड खरीदकर पार्टियों को चंदा दे सकती हैं। और इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी बॉन्ड की जानकारी हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि चुनावी चंदे की ये स्कीम बुरी नहीं है। जिस तरह पहले की सरकारों के वक्त कालाधन पनपा, ये कालाधन रोकने के लिए सरकार का एक प्रयोग है और ये तो वक्त ही बताएगा कि ये स्कीम कितनी सफल रही। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को और अच्छे से समझने के लिए आपको हमारा वित्तीय मामलों से जुड़ा खास शो अर्थात जरूर देखना चाहिए। उसका एक हिस्सा हम आपको दिखा देते हैं। पूरा शो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वैसे भी अर्थात देखा करिए, हम सब धन की चिंता करते हैं। हर इतवार को लल्लन टॉप पर यह प्रोग्राम अपलोड होता है। इसमें होते हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक और आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमान तिवारी। उनसे हमारे साथी सिद्धांत मोहन ने इस मसले पर बात की थी। अच्छा, यानी अगर आप बोल रहे हैं उसे फ्रेम करें फिर से, तो जिस समय भारत की जनता बैंकों में और इस तरफ उस तरफ परेशान हो रही थी, जीएसटी का जो नया स्ट्रक्चर था उसको लेकर परेशान हो रही थी, उस समय भारत के इलेक्शन फंडिंग में, भारत के चुनावी चंदे में एक बड़ा शिफ्ट आया जो लोगों की निगाह से उस समय चूक गया और अब सामने आया है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, और ये शिफ्ट बहुत ग्रेजुअल है। हर वित्तीय विधेयक की, हर साल के वित्तीय विधेयक में चेंज आया। पर यह विषय इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में इसलिए हमारे सामने आया क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो 2018 में जारी किए गए थे और जिससे सरकार ने दावा किया था कि इससे भारतीय राजनीति की सफाई हो जाएगी, पॉलिटिकल फंडिंग क्लीन हो जाएगी और इसके लिए ये बॉन्ड्स लाए जा रहे हैं। हमें उसी समय आशंका थी, उस समय भी हमने इंडिया टुडे में और डेली ऊपर ये बात लिखी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा ढांचा है उस पर ना तो रिजर्व बैंक से परमिशन ली गई है, ना इलेक्शन कमीशन इसके लिए सहमत होगा। इसमें अपारदर्शिता पहले से कई ज़्यादा और कई गुना है, लेकिन उस समय सरकार ने इसे लागू किया और अब एक साल बाद सरकार और रिजर्व बैंक, सरकार और चुनाव आयोग, वित्त मंत्रालय और चुनाव आयोग, इनके बीच जो खतो किताबत हुई, इनके बीच जो संवाद हुए, वो संवाद सामने आए हैं सार्वजनिक रूप से और उससे हमारे सामने ये निकल कर आया है कि हमारा जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। हमें जो लग रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारत की इलेक्शन फंडिंग का सबसे बड़ा स्कैम साबित हो सकते हैं और वैसा ही हुआ। रिजर्व बैंक ने सरकार को मना किया कि बॉन्ड जारी नहीं किए जाने चाहिए, कोई भी बैंक इस तरीके के बॉन्ड जारी नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने लिखित में सरकार से कहा कि ये बॉन्ड पॉलिटिकल फंडिंग के जो रूल्स और रेगुलेशंस हम तय करते हैं उन्हें और ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। यहाँ तक कि इस साल चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में और जिसमें यह कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने इलेक्शन की पारदर्शिता ध्वस्त कर दी। तो अब जो सूचना है हमारे पास निकल कर आई, जैसे कि एक पत्रकार ने कई अलग अलग अखबारों में वो सूचना और जानकारियाँ निकल कर आई, वो उनमें पता चलता है कि रिजर्व बैंक की आपत्ति रद्दी की टोकरी में गई, चुनाव आयोग की आपत्ति रद्दी की टोकरी में गई, यहां तक कि इन बॉन्ड्स को जिन्हें केवल लोकसभा चुनाव के लिए जारी करने की इजाजत थी उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए भी जारी करने की छूट दी गई। अब सरकार इसमें जब स्पष्टीकरण देगी, बताएगी तो हमारे सामने आएगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी प्रोसेस अपने पहले दिन से गहरे शंकाओं और सवालों के घेरे में थी और अब वो शक और सारे संदेह हमारे सामने साबित हो गए हैं और इसने दरअसल भारतीय राजनीति की जो पॉलिटिकल फंडिंग है
उसे उसे कंपनियों के हाथ और अपारदर्शी ढंग से पहुंचाने में मदद की है। यह तो तय है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के इर्द गिर्द धुंधलेपन की मोटी परत है। ये बात खुद हम नहीं, रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग भी कह चुके हैं। रिजर्व बैंक कह चुका है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिल सकता है और बैंक नोट पर भरोसा कम हो सकता है। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में ये आशंकाएं जताई थी। इसके अलावा 27 मार्च 2019 को केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था और इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत के चुनावों के लिए खतरनाक माना था। आयोग ने हलफनामे में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा। राजनीतिक दल बगैर किसी जांच के विदेशी चंदा भी ले सकते हैं और चंदा देने वाली विदेशी कंपनियां भारत की नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा कौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है, ये पता नहीं चल रहा। ये बात चुनाव आयोग ने कही थी। केंद्रीय चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से आने के पहले वाली व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं था। नियम था कि बड़ी रकम, मिसाल के लिए 20,000 देने पर आपको लेन देन की जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ती, तो सारी पार्टियां रसीद कट्टे वाला चंदा लेती थी। इससे होता यह कि पार्टियों का 70% के करीब चंदा इसी तरह का होता, 50 रुपए, 200, 550 वगैरह। ये समझने वाली बात थी कि पार्टियां 3/4 चंदा इस रकम में नहीं लेती होंगी। फिर कैश व्यवहार से काले धन की एंट्री आसान हो जाती थी। इस हिसाब से देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक अच्छी पहल थी कि सरकारी बैंक में पूरी केवाईसी डिटेल दीजिए, मतलब पक्की जानकारी जिसे वेरीफाई किया जा सके, फिर बॉन्ड लेकर पार्टी को दीजिए, यानी पक्का काम। लेकिन जिस रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड के विचार को भारत में लागू किया गया, वो किसका आइडिया था, ये समझ से परे है। खासतौर पर जब आप इस खेल में कॉर्पोरेट की भूमिका पर ध्यान देते हैं। पहले नियम था कि कोई भी कंपनी अपने 3 साल के मुनाफे का 7.5% से ज्यादा रकम चंदे में देना चाहे तो उसे यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसका फायदा यह था कि जनता को पता रहता था कि मोटा पैसा देने वाले कारोबारी कौन है और फिर इस बात का हिसाब लगाया जा सकता था कि कहीं ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों को सरकार अनुचित लाभ तो नहीं दे रही। लेकिन भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत ही विवाद से होती है। पहली बात, यह एक नीतिगत निर्णय था, ना कि पैसों से जुड़ा। फिर भी सरकार ने इसे मनी बिल बनाकर सिर्फ लोकसभा से पास करवाया ताकि राज्यसभा में विरोध से बच सके। विशेषज्ञ बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदने वाली कंपनियां इनकम टैक्स रिफंड की हकदार होती हैं। फिर राजनीतिक पार्टी भी इसी बॉन्ड को भुनाने पर इनकम टैक्स रिफंड लेती हैं। ये ऐसा हुआ कि कोई आपको चोरी से पैसा दे, उस पर उसका टैक्स बचे और आपका भी टैक्स बच जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो भी पैसा दिया जाता है वो चोरी का है, लेकिन दोनों तरफ से टैक्स बच रहा है। टैक्स देश का होता है और इसकी फिक्र देशवासियों को करनी चाहिए। डोनर के गुमनाम होने वाली बात तो वाकई समझ से परे है, क्योंकि किसी इंडस्ट्री बॉडी ने कभी भी पब्लिकली ये नहीं कहा कि हम बॉन्ड तभी खरीदेंगे जब हमें गोपनीयता का भरोसा होगा। और इन बॉन्ड से फायदा किसको हो रहा है, बहस का एक पहलू ये भी है। एक्टिविस्ट लोकेश बत्रा की तरफ से इस तरह की एक आशय की याचिका दायर की गई थी और तब सीबीआई ने बताया था कि साल 2018 से मार्च 2020 तक अब तक 13 से ज्यादा चरणों में इलेक्टोरल बॉन्ड छापे गए, जिनकी कीमत 6,210 करोड़ रुपए के बराबर है। आई रिपीट, 6,210 करोड़ रुपए, यानी कोई मामूली रकम नहीं है। चुनाव सुधारों पर काम करने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से असल में सबसे ज्यादा सत्ताधारी पार्टी भाजपा को फायदा हो रहा है। साल 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 222 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया। इसमें से बीजेपी को 94.5% यानी 210 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 5 करोड़ और बाकी दलों को 7 करोड़ रुपए मिला। इसका कई लोग इस तरह से भी काउंटर करते हैं कि आप यूं भी देख सकते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी सबसे ज्यादा वैध तरीके से चंदा ले रही है और पारदर्शिता की हिमायती है। और आलोचक वो कहते हैं कि ये हमेशा सत्ताधारी दलों को, चाहे पहले कांग्रेस हो और अब बीजेपी, इन्हें ही चंदा ज्यादा क्यों मिलता है। कारोबारियों को सत्ता से नजदीकी चाहिए, ये कोई गुप्त सत्य नहीं है। क्यों चाहिए, ये भी आप पर खूब जाहिर है। हमने आपको खूब कमियां, खूब शिकायतें, खूब आलोचनाएं बता दी। क्या समाधान भी है? चुनाव आयोग से जुड़े रहे विशेषज्ञों से हमने पूछा कि आप बताइए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। उन्होंने जो कहा हम उसे हूबहू पेश कर रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिस के सवाल को आप एक दूसरी नजर से देखिए। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक पार्टियां जरूरी हैं ताकि अलग अलग मतों को आवाज मिले, और पार्टी को चलाने के लिए जाहिर है पैसा चाहिए जो कि चंदे से आएगा। अब चंदा विदेशों में भी दिया जाता है, लेकिन मजबूत लोकतंत्रों में पारदर्शिता बरती जाती है। मिसाल के लिए अमेरिका। भारत में हमें विचार करना चाहिए कि आखिर कोई ये बात क्यों छिपाना चाहेगा कि उसने किस पार्टी को चंदा दिया।
भारत में कोई व्यक्ति या कॉरपोरेट आखिर क्यों किसी राजनीतिक पार्टी से अपने संबंध छिपाना चाहता है? एक जवाब यह हो सकता है कि उन्हें डर होता है कि विरोधी पार्टी उन्हें निशाने पर न ले ले। भारत में संस्थाएं उतनी मजबूत नहीं, इसलिए सरकार बदलने के साथ किसी कंपनी की किस्मत भी बदल सकती है, क्योंकि नए सत्ताधीश नया रुख अपना सकते हैं। ऐसे में अगर कोई कंपनी किसी एक दल के करीब दिखे और कभी विरोधी पार्टी सत्ता में आ जाए तो उस कंपनी को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियों को चंदा देना लोकतंत्र को बनाए रखने की जद्दोजहद का एक रूप है। ऐसे काम में अगर हम डोनर को प्रोटेक्ट ना कर सके तो यह हमारे सिस्टम की खामी है, और सिस्टम की खामी इसलिए है कि समाज इसे नीची नजर से देखता है। इस बात में लल्लन टॉप अपनी तरफ से भी एक बात जोड़ना चाहेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में ये समस्याएं इसलिए भी हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टियां तरह तरह से उद्योगपतियों के एहसान के तले दबी होती हैं। उनकी अपनी कोई ऐसी लाइन नहीं होती जो नफा नुकसान ना देखे। स्पॉन्सर के साथ साथ पार्टी लाइन और नीतियां भी बदल जाती हैं, इसलिए पार्टियां भी नहीं चाहती कि पता चले कि दबाव आ कहां से रहा है। सूचना आयोग की माने तो इन पैसों का स्रोत पता करना लोकहित में नहीं है, लेकिन क्या इस छिपे हुए खेल से रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग की चिंताएं जायज नहीं हो जाती? क्या इससे सुप्रीम कोर्ट की आशंका भी दुरुस्त नहीं लगने लगती कि कोई भी किसी भी तरह की कंपनी बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे सकता है और राजनीतिक फैसलों को प्रभावित कर सकता है? क्या देश के नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि हम जिन पार्टियों को चुनते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, उनको कहां से पैसा मिल रहा है, कौन उनको चंदा दे रहा है? इसके उलट नागरिकों की जब बारी आती है तो हमारा एक एक डेटा सरकार अपने पास रखना चाहती है। कुछ जवाबदेहियां तो सरकारों की भी होनी चाहिए। मोदी सरकार के पीएम केयर्स फंड पर पहले सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर भी सरकार कुछ धुन साफ करने का प्रयास करे तो बेहतर है। पारदर्शिता लोकतंत्र की सर्वोच्च कसौटी है। चलते चलते एक सुझाव जो कि लल्लन टॉप ने विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया। सरकार को चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था में एक छोटा सा बदलाव कर दे। वो ये कि अगर कंपनी वाकई गुप्त दान देना चाहती है तो दे, लेकिन अगर वो इसी गुप्त दान पर टैक्स छूट के लिए आवेदन देगी तब उसे बताना होगा कि पैसा कहां दिया। और यही बात राजनीतिक पार्टियों पर भी लागू हो कि छूट लेनी है तो बताओ चंदा कहां से मिला, वरना बिना छूट काम चलाओ। इससे पारदर्शिता की तरफ एक कदम बढ़ाया जा सकेगा, बिना कंपनियों और पार्टियों को ज्यादा डराए। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। उम्मीद है कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।